हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में देखा था कि अगर किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करते हो तो वो वर्क डन एक्चुअली स्टोर हो जाता है सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स ही है। तो अगर मैं इसके अगेंस्ट कोई भी वर्क करता हूँ, जैसे मैं इस मार्कर को उठा के ऊपर ले जा रहा हूँ, तो आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो मेरी जो भी एनर्जी खर्च हुई होगी, ठीक है, मेरी उतनी ही एनर्जी खर्च हुई है जितना मैंने वर्क डन किया। तो वो वर्क डन, मेरी वो एनर्जी जो मैंने खर्च की है वो सिस्टम में चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और उसी स्टोर्ड एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। वैसे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से देखा जाए, कंजर्वेटिव फोर्स के हिसाब से देखा जाए, तो हमारे पास एक इक्वेशन था दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपको याद होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है उसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए इस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और किसी पॉइंट पे किसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सिस्टम का, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिस्टम में सिर्फ दो ही बॉडी कंसिडर करेंगे, एक तो आपका जो बॉडी जिसकी आप बात कर रहे हैं और एक अर्थ। मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिस्टम का होता है। किसी एक बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स भी होना चाहिए। तो दो या दो से ज्यादा बॉडीज रहेगा और उनके बीच में अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हो तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल केस लेते हैं जहाँ पे एक बॉडी होगा, अर्थ होगा, और इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को कैलकुलेट करना। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जिस इमेजिन कि आपका अर्थ है, ये रहा आपका अर्थ, ये अर्थ का सेंटर, अर्थ का रेडियस आर, और ये आपका आर यहाँ पे बना देता हूं मैं, और यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं मान लो ऑब्जेक्ट रखा है। जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट तो आपका वो सरफेस पे ही हो, मान लो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है सेंटर से डिस्टेंस हम लोग r1 ले लेते हैं। r1, ओके। r1 इज द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का मास हम लोग m ले लेते हैं। सेंटर से इसका डिस्टेंस फिलहाल कितना है? इनिशियल डिस्टेंस r1 है। ठीक है। और इसको किसी ने उठा के एक्चुअली इस पॉइंट पे ले गए, इस पॉइंट पे ले आए, इस पॉइंट पे ले आए, और अगेन सेंटर से अगर आप वो डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट r2 डिस्टेंस। मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का वो r1 से r2 तक हमने इसको डिस्प्लेस किया है। ओके। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक है? r1 से उठा के हम लोगों ने r2 तक ले जाए, और हम लोग जो भी मेजरमेंट ले रहे हैं वो सेंटर से ले रहे हैं। फिलहाल ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम सेंटर से मेजरमेंट ले रहे हैं। हम अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज भी कर सकते हैं, मेजरमेंट कहां से लेना है ये हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि मेजरमेंट हमारा सेंटर से है। ओके, क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे मान लो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। फिलहाल तो हम लोग r1 से r2 तक लेके जा रहे हैं, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट फिलहाल हम लोग ने किया है r1 से लेकर r2 तक, थोड़ा ध्यान से सुनना इस चीज को, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम मान के चलते हैं बीच में इसी डिस्प्लेसमेंट के दौरान जब हम उसको ऊपर ले जा रहे थे तो ये किसी एक ऐसे पॉइंट पे था, ठीक है, जिसका डिस्टेंस सेंटर से r था। समझो थोड़ा, ले जाने के दौरान कोई एक ऐसा बीच में पॉइंट है जहां पे इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है? r है। हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पे इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, उसका फॉर्मूला होगा Gm1m2 अपॉन सेंटर से डिस्टेंस r है तो r²। ठीक है। यहां पे हम लोग को क्या करना है आप बताओ? यहां पे हम लोग को वर्क डन निकालना है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यही फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते। चलो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नाउ सी दैट इज इक्वल टू
माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर, यही होगा। पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको इस पॉइंट से जहां पे आर है ना, आर से लेकर यहां तक छोटा सा बस डिस्प्लेसमेंट लेके जा रहे हैं, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डी आर बोलेंगे। इस डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ने कुछ वर्क डन किया होगा, एंड दैट वर्क डन इज डी डब्ल्यू, एंड दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डी आर। ध्यान रहे ये जो वर्क डन किया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा, ये सिर्फ इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए, यहां से लेकर यहां तक बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट। पर हमको क्या चाहिए बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए R1 से लेकर R2 तक, राइट। तो R1 से लेकर R2 तक जो टोटल आपका वर्क डन होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस dw फ्रॉम R1 टू R2, और यू कैन सिंपली राइट इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, dw का वैल्यू क्या है, एफ डी आर फ्रॉम R1 टू R2। ये आपका टोटल वर्क डन है, कहां से कहां तक, R1 से लेकर R2 तक। तो मैंने डायरेक्टली यहां पे लिख दिया ऐसा, दैट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एफ डी आर फ्रॉम R1 टू R2, R2 यहां पे लिख लो, R1 टू R2, ओके। इसको मैं हटा देता हूं यहां पे, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, चलो। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बताओ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U1, राइट। फाइनली हम यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे मान लो इसका पोटेंशियल एनर्जी U है, और जहाँ से हम ला रहे थे इसका पोटेंशियल एनर्जी, नहीं सॉरी U2 है, और जहाँ से हम ला रहे थे उसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे U1 है। तो जब हम R1 से R2 तक इसको लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी U1 से U2 तक आ गया। इसका मतलब चेंज क्या हुआ बताओ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U1, दैट इज योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके। चलो अब एक काम करते हैं, ये जो फोर्स है इस फोर्स का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ओके। तो फोर्स का वैल्यू रख दोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, अच्छा इसमें एक और चीज़ था जो आपको समझना है, एक्चुअली में ये वेक्टर प्रोडक्ट है, एफ डॉट डी आर है, हाँ ये मैं बताना भूल गया। एक्चुअली क्या होता है, एफ डॉट डी आर होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन का प्रॉब्लम हो जाएगा। याद है ना वर्क डन का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, एफ फोर्स इंटू एफ डॉट डेक्स, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। ऐसे केस में अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो फोर्स अगर मान लो नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर लग रहा है एस, तो ऐसे केस में थीटा का वैल्यू क्या होता है बताओ, थीटा का वैल्यू हो जाता है 180 डिग्री, एंड कॉस 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री डालोगे तो कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो ये माइनस एफ इंटू एस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एफ डॉट डी आर होगा, और फाइनली जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, U2 माइनस U1, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट विल बी एफ डी आर कॉस थीटा। अब डी आर डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और कॉस थीटा हो जाएगा आपका -1, एक माइनस साइन बाहर भी है, ये भी रहने दो। तो आपका U2 माइनस U1 का जो वैल्यू आएगा वो माइनस एफ डी आर डिस्प्लेसमेंट है जो ऊपर की ओर हो रहा है, -1 को बाहर ले लोगे तो प्लस हो जाएगा। सो फाइनली U2 माइनस U1 बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर, और हमारा जो R1 R2 ये रहने वाला ये सब में आएगा R1 से लेकर R2 तक। फाइनली जब इस स्टेप पे आप पहुंच जाओगे तो आपको बस फोर्स का यहाँ पे वैल्यू डालना है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर डाल दो, R1 से लेकर R2 तक G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ओके क्लियर है। G m1 m2 तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप इस बॉडी को ऊपर लेके जाओगे, अच्छा m1 m2 यहाँ पे मैं लिखे जा रहा हूँ, एक सेकेंड, हमने क्या किया यहाँ पे, इसका जो मास है अर्थ का वो कैपिटल M ले रखा है, ऑब्जेक्ट का मास हमने स्मॉल m ले रखा है, तो आप m1 m2 की जगह पे कैपिटल M और स्मॉल m लिख लो, ओके। चलो तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल M स्मॉल m, अर्थ का मास ऑब्जेक्ट का मास। ना जब इस बॉडी को आप यहां से ऊपर लेके जा रहे हैं तो ना तो अर्थ का मास चेंज होगा और ना ही आपका ऑब्जेक्ट का मास चेंज होगा,
ये g ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये सारे कांस्टेंट्स इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे और आपका वैल्यू हो जाएगा जी एम एम इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2 1/r² dr। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली u2 माइनस u1 विल बिकम इक्वल टू जी एम एम दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² dr क्या होगा? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx ये जो होता है वो -1/x होता है। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे x की जगह पे r है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² dr क्या हो जाएगा? -1/x। और जैसे आपने -1/x लिखा यहाँ पे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लिमिट्स भी है r1 से लेकर r2 तक, तो आप यहाँ पे 1/x नहीं 1/r आएगा, यहाँ पे r है ना, तो 1/r² dr का इंटीग्रेशन -1/r, और लिमिट्स आपका r1 r2 है, तो ये r1 नीचे डालो, r2 ऊपर डालो। ये काम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं पहले भी। ओके ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन आप बाहर ले लो, तो -GMM हो जाएगा 1/r फ्रॉम r1 टू r2। अब लिमिट्स कैसे आप यहाँ पे यूज करते हो बताओ? ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। यहाँ पे आप क्या करोगे, r के जगह पे पहले अपर लिमिट डालो, तो ये 1/r हो जाएगा, 1/r2, और फिर उसके बाद लोअर लिमिट r1 डालो, माइनस लिख के, माइनस लिखो। देखो रूल क्या है, r के जगह पे अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर r के जगह पे लोअर लिमिट 1/r1, ये आ गया आपका ना। इस तरीके से आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। अगर आप, ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी याद रखना, r1 से r2 तक, अगर आप बॉडी को r1 से r2 तक लेके गए तो आपका पोटेंशियल एनर्जी इतना चेंज होगा, u2 माइनस u1। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है u2 से u1 से लेकर यहाँ से r1 से r2 तक जब आप बॉडी को लेके गए तो इतना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो हम क्या फिक्स करते हैं, हम लोग एक्चुअली r1 को इन्फिनिटी पे लेके चले जाते हैं। मतलब तुम ये इमेजिन करो कि आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हो। जैसे पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि आप इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को किसी इस पॉइंट पे लेके आ रहे हो। तो अगर आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो r1 इन्फिनिटी डाल दो। और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस है। आप मान के चल सकते हो कि दो बॉडी जब इन्फिनिटी पे आप डालोगे, मानोगे क्या, दो बॉडी को अगर आप इन्फिनिटी तक लेके चले जाओ तो उनके बीच का फोर्स 0 हो जाएगा, तो आपका कोई पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा। तो आपने अगर बॉडी को इन्फिनिटी से आप नीचे लेके आ रहे हो तो r1 इन्फिनिटी होगा और u1 का वैल्यू जो है ना वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल एनर्जी 0। इन्फिनिटी से आपने इस पॉइंट पे लाया, ठीक है, और मान लेते ये पॉइंट जो आपका है सेकेंड पॉइंट, जहां फाइनल पॉइंट यहाँ पे, इसका डिस्टेंस आपका r है सेंटर से, तो इसका मतलब आपका r2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी u2 होगा इसको आप u लिख दो। समझे कि नहीं समझे? मतलब बॉडी को इन्फिनिटी से अगर मैं r तक ला रहा हूं, मतलब r1 इन्फिनिटी से r2 का वैल्यू r ले लिया मैंने, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 से u हो जाएगा। ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर वाले इक्वेशन में, तो u2 का वैल्यू u हो जाएगा, u माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस GMM 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस GMM/r। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। मतलब ये फाइनली आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, इस चीज का मतलब यही है कि अगर आपका अर्थ है और अर्थ के सेंटर से अगर आप r डिस्टेंस की दूरी पे अभी फिलहाल हो, अर्थ से r डिस्टेंस की दूरी पे अगर अभी फिलहाल हो आप, तो ऐसे केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो ये होगा माइनस GMM/r, एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। सिंपल। ओके, क्लियर है? अच्छा, आप बोलोगे सर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और ऐसा पोटेंशियल एनर्जी क्यों? हमने तो बचपन से mgh पढ़ा है, तो फिर ये कहां से आ गया? सी mgh वाला जो केस है स्टूडेंट्स, इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पे। ओके, mgh वाला केस जो है स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली में वो एक स्पेशल केस है, वो जनरल केस नहीं है, वो हर जगह पे वैलिड नहीं होगा।
mgh आपने कैसे लाया वो थोड़ा देख लो। मान लो आपका अर्थ है, आप अर्थ से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं हो, और ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ h डिस्टेंस ऊपर चले गए, तो एक्चुअली में आपने क्या किया, वर्क डन निकाला। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। यही वर्क डन जो है आपका, नेगेटिव ऑफ दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना आया बताओ, वर्क डन कितना आया। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू mg और आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है h। यही वर्क डन आपके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इनफैक्ट ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। जब आप इस हाइट से इस हाइट तक जा रहे हो, तो h हाइट ऊपर अगर आप जाते हो तो mgh इतना पोटेंशियल एनर्जी आपका इंक्रीज हो जाएगा। इट इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी बात, आपने यहाँ पे फोर्स ये अज्यूम कर लिया कि ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि m कांस्टेंट है और g कांस्टेंट है। तो आपने यहाँ पे ये भी अज्यूम कर रखा है कि आपका फोर्स कांस्टेंट है, पर ये ज़रूरी नहीं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे आपका फोर्स कम होने लगता है। इसीलिए जब आप ऊपर जाने लगोगे तो ये फॉर्मूला आपका वैलिड नहीं है। वैलिड कब है, जब आप ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हो, थोड़ा सा हाइट ऊपर चले गए, तो इसके लिए हम मान सकते हैं कि फोर्स कांस्टेंट है, और आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो और आपका पोटेंशियल एनर्जी का ये इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन जब आप काफ़ी ऊपर जा रहे हो तो ऐसे में क्या होगा कि आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, जी बदलने लग जाएगा, और फिर ये इक्वेशन आपका वैलिड नहीं होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो आपने इक्वेशन पढ़ा है ये तभी तक वैलिड है जब आप अर्थ से बहुत ऊपर नहीं जा रहे हो, ठीक है, तब की चल जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ऊपर चले जा रहे हो तो ये वैलिड नहीं होगा। तब आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करो। ये हमेशा के लिए, हमेशा हर जगह पे वैलिड होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -gmm/r। तो क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करके हम इस एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, इसलिए इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्मूला। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।